Hello students, today we shall start a new chapter of NCERT textbook Chemical Kinetics. This is unit 4. Chemical Kinetics को समझने से पहले हम कुछ reactions को समझ लेते हैं. Suppose हमारे पास एक ये reaction है जिसे हम precipitation reaction कहते हैं. क्लास 9 से आपने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी है और सल्फेट के टेस्ट में भी आपने इस रिएक्शन को यूज़ किया है. और रिएक्शन क्या है कि जब हम बेरियम क्लोराइड में H2SO4 ऐड करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है एंड वी गेट बेरियम सल्फेट. और इंस्टेंटली अगर आपको याद हो जब आप लैब में ये रिएक्शन करते हैं सल्फेट के टेस्ट के लिए तो टेस्ट ट्यूब में वाइट पीपीटी बन के आ जाता है जो बेरियम सल्फेट का पीपीटी होता है. बेरियम आयंस और सल्फेट आयंस कंबाइन कर जाते हैं. तो क्या नोटिस करते हैं आप इसमें रिएक्शन में? यही नोटिस करते हैं कि वाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. बहुत ही इमीडिएट वाइट पीपीटी बन के आता है. जैसे ही रिएजेंट ऐड करते हैं आप इमीडिएट आपका वाइट पीपीटी बन के आ जाता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन कि अगर हम H2O2 के डिकम्पोजिशन की बात करें, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन जो हमने पढ़ा भी था हाइड्रोजन चैप्टर में कि हाइड्रोजन परऑक्साइड लॉन्ग स्टैंडिंग में सनलाइट पड़ रही है अगर उसके ऊपर तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. और डिकम्पोजिशन के बाद कुछ ये रिएक्शन देता है, उससे नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है और सिर्फ वो वाटर रह जाता है तो अपनी प्रॉपर्टीज़ वो धीरे धीरे लूज़ कर देता है. तो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो रही है H2O2 की, राइट. अब एक और रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ब्लीचिंग पाउडर अगर हमारे पास है CaOCl2, राइट. और CaCl2 अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ब्लीचिंग पाउडर तो ये भी क्या होता है, क्लोरीन इसमें से निकलेगी और हमारे पास जो बचेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा और Cl2 रह जाएगा. यानी लॉन्ग स्टैंडिंग पे ब्लीचिंग पाउडर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है. अब इन दो रिएक्शंस के साथ क्या स्टोरी है वो ये कि दोनों रिएक्शंस जो हैं दे मे टेक सम डेज और वीक. यानी अगर हम बात करें तो बहुत ही, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हमने बात करी थी, हमारी रिएक्शन जो है बहुत ही स्पीड से चल रही है, वेरी फास्ट रिएक्शन है ये, ठीक है, ठीक. और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं हमारी. और अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यू नो कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो 2-4-6 दिन का प्रोसेस नहीं है. रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का जो रिएक्शन है इट्स अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन. इट मे टेक्स मंथ्स टू कंप्लीट. सो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से हो रही हैं. कुछ इंस्टेंटेनियस हैं, बहुत जल्दी हो जाती हैं, हमने उन्हें बोला वेरी फास्ट रिएक्शन. कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो मॉडरेट होती हैं कि बहुत फास्ट भी नहीं है बहुत स्लो भी नहीं है. और कुछ रिएक्शंस हमारी जो हैं वो स्लो हैं. यानी कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग एट डिफरेंट स्पीड. एंड इन केमिस्ट्री जो स्पीड की जब हम बात करते हैं इट विल बी टर्म्ड एज रेट और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. And all the chemical reactions they take different times for completion. सबका कंप्लीट होने का टाइम सेम नहीं होता है, अलग अलग टाइम है उनका कंप्लीट होने का. और केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट डील्स विद रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो हम रेट ऑफ द रिएक्शन बात करेंगे, हम स्पीड वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. स्पीड की जगह पे हम बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, लेकिन मीनिंग सेम है. हमें किसी रिएक्शन की स्पीड की बात करनी है और सिर्फ इतनी ही बात नहीं करनी है, इसके साथ साथ हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी समझना है. याद हो अगर आपको तो हमने मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था और हमने कहा था कि मैकेनिज्म इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जहाँ रिएक्शन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें जितने स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उन सारे स्टेप्स को हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन मैकेनिज्म है. तो मैकेनिज्म जो है इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय विच रिएक्शन अकर्स, or we can say that all the steps which are involved in the conversion of reactant to products are termed as steps of mechanism. हमने उसको hypothetical process बोला था जब हमने organic chemistry पढ़ी थी, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे आपको और समझाई गई थी कि पूरी तरह से hypothetical नहीं है. हम chemical kinetics से proof करने की कोशिश करते हैं कि कुछ इसी तरह के ही steps आ रहे होंगे अगर एक reaction में reactant जो हैं वो product में complete हो रहे हैं. तो chemical kinetics में हमें जो बात करनी है वो हमें rate of the reaction की ही बात करनी है.
और किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जिसको हम डिटेल्ड पाथवे भी कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही फाइंड आउट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल काइनेटिक्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ें, केमिकल काइनेटिक्स क्यों ज़रूरी है। तो दो चीज़ें निकल के आई कि केमिकल काइनेटिक्स किससे डील कर रही है, वो डील कर रही है, इट डील्स विथ रेट ऑफ द रिएक्शन, नंबर वन रेट ऑफ रिएक्शन, एज वेल एज रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करती है, रिएक्शन राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी होता है जानना कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो वो कितनी स्पीड से चल रही होगी। जैसे आप ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ते होंगे, तो कितनी रेट से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है ये भी आपने पढ़ा होगा कि इस रेट से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो किस रेट से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है वो कैसे फाइंड आउट किया गया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो है रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ही है जो रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ डील कर रही है। ठीक है ना। अब फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या सारी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करती है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनको तीन ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक ग्रुप हमारा रिएक्शंस का कहलाता है वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंट का मतलब होता है फटाफट, इमीडिएट। तो ऐसी रिएक्शंस जो इमीडिएट हो जाती हैं उनका रेट निकालना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो केमिकल काइनेटिक्स इंस्टेंटेनियस या बहुत ही फास्ट रिएक्शन के बारे में बात नहीं करती है। सेम वे जो बहुत ही स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स इनके साथ भी डील नहीं करती है। और इन दोनों रिएक्शन के बीच में जो हमारा एक कैटेगरी आ रही है, ये जो एक्सट्रीम वाली चीज़ें हैं यानी वेरी फास्ट और वेरी स्लो, इन दोनों के बीच में जो हमारी नंबर ऑफ रिएक्शंस आ रही हैं, जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है, वो मॉडरेट रिएक्शन के साथ ही डील करती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्शंस जो हैं इनका रेट जो होता है मेजरेबल होता है। मतलब अनटिल अनलेस रेट को हम मेजर ही ना कर पाएँ तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट मेजरेबल कहलाए, यानी जो मेजर करने के एबल हो, वो मॉडरेट रिएक्शन है। और ये सारी रिएक्शन की जो रेट हम मेजर करते भी हैं वो रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली डील्स विद मॉडरेट रिएक्शन ओनली। अब मॉडरेट रिएक्शन अगर बहुत स्लो हो रही है, ठीक है ना, जैसे हमने मॉडरेट रिएक्शन में बात करी थी कि ये कुछ दिन भी लगा सकती है, कुछ वीक भी लगा सकती है कंप्लीट होने में। तो अगर वो बहुत स्लो हो रही हैं तो हम इन रिएक्शंस को स्पीड अप भी कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें तो हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ की रिएक्शंस की बात करें तो जो डिकेइंग ऑफ फूड का प्रोसेस होता है, जब हमें डिकेइंग ऑफ फूड के प्रोसेस को स्लो डाउन करना होता है तो हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर देते हैं। या अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो अल्कोहल बनता है वो CO और प्लस H2 को कंबाइन करके बनता है। CH3OH हमारे पास आ जाएगा, राइट, बैलेंस कर देते हैं। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को अगर हमें स्पीड अप करना है तो हम कंडीशंस चेंज कर दें। और कंडीशंस होती क्या हैं? टेम्परेचर, प्रेशर और यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। तो हम इस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को थोड़ा रेज कर दें, 400 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें और अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर लें, जो इस रिएक्शन में मोस्टली या तो यूज़ होता है जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड। आपने ये रिएक्शन पढ़ी है कि जिंक ऑक्साइड ZnO या फिर क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 जो रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमें रिएक्शन का स्पीड या रेट को चेंज करना है, ऑल्टर करना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग और ऑल्टरिंग द कंडीशंस। और कंडीशंस में 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती हैं: टेम्परेचर, प्रेशर और यूज़ ऑफ अ कैटलिस्ट। केमिकल काइनेटिक्स का अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन जो हम बात कर रहे थे, जिसमें हमारा केमिकल काइनेटिक्स डील कर रही है। तो एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है?
उसके लिए आप अपनी मैथ्स की जूनियर क्लासेस को ज़रा सा रिकॉल करिए, जहाँ पे आपको स्पीड का कैलकुलेशन करने की बात करी जाती थी कि किसी कार की, किसी मोटर बाइक की स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो स्पीड निकालने के लिए आप कहते थे कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ हो डिवाइडेड बाय जितने यूनिट टाइम में वो डिस्टेंस को उसने कवर किया हो। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला यही आता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात होती थी। ठीक है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तभी जो स्पीड की यूनिट भी हम लिखते थे किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जैसे भी हमें बतानी हो स्पीड हम बताते थे, राइट। और यहाँ पे भी जो हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा था कि जो रेट है वो है क्या, बेसिकली स्पीड, रिएक्शन की स्पीड। ठीक, तो हम जब रेट ऑफ द रिएक्शन की भी बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन हम बात करते हैं। और रेट ऑफ द रिएक्शन की जो डेफिनेशन आती है, जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन हम निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं इट इज़ बेसिकली द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ इट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज एक्चुअली कॉल्ड रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन सम क्वांटिटी और चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration upon per unit time या time taken for the change, time taken for the change। ठीक है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी हो सकता है। अब चेंज अगर हमें मेंशन करना होता है तो हम हमेशा डेल्टा का सिंबल यूज़ करते हैं और कंसंट्रेशन के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को अगर हम डेल्टा एक्स बोलें और टाइम टेकन यानी टाइम में जो भी चेंज हुआ है वो हमने ले लिया डेल्टा टी, तो रेट इज इक्वल टू आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू क्या आएगी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास आ रहा है उसमें से जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन पता चल जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है, कितना हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं एक जनरल इक्वेशन पे। एक जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो जब भी हम एक ए बी करके रिएक्शन लिखते हैं तो इसको हम एक कॉमन जनरल या फिर हाइपोथेटिकल रिएक्शन बोल रहे हैं कि इस तरह से कुछ ये रिएक्शन हो रही है। अब अगर हमें एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, जो हमने यहाँ पे रेट की बात करी थी, इसको अगर हम एवरेज रेट बोलते हैं, और एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हमें लिखना है तो वो इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी किस तरह से आएगा, यही आपको सीखना है। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको चेंज इन कंसंट्रेशन लिखना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो प्रोडक्ट तो बने नहीं होंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होगा, वहाँ पे सिर्फ ए का ही कंसंट्रेशन होगा। और जैसे जैसे रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती चली जाएगी तो जो रिएक्टेंट है यानी यहाँ पे जो ए है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बी जो है, प्रोडक्ट्स जो हमारे बन रहे हैं उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, अगर हम इसको लिख लें आर इज़ फॉर रेट और ए वी जी लगा दिया, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे तो वो हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन, ठीक है ना, क्योंकि रेट क्या था हमारा, रेट था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, और यहाँ पे भी आ जाएगा टाइम टेकन। ठीक है, और यही अगर हमें इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी के टर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, आर एवरेज इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो बी है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और कितने टाइम में इंक्रीज हुआ तो वो अपॉन आ जाएगा टाइम। अब हमारे पास आती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसी चीज़ को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन कैसे लगाएंगे। जब भी डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन की हमें बात करनी होती है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जब भी इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, पहली बात। फिर जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन जो होते हैं वो होते हैं मोलर कंसंट्रेशन।
ठीक है। तो अगर हम इसी चीज़ को, इस पॉइंट को अगर हम मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें तो यू नो कि मोलर कंसंट्रेशन जब भी हमें किसी स्पीशीज़ का लिखना होता है तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम उसको लिखते हैं। और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो जो एवरेज रेट की हमने बात करी थी वो देखिएगा सिंबॉलिक तरीके से कैसे आ जाएगा, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल में शॉर्टकट या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही करना है। माइनस डेल्टा चेंज हो रहा है तो डेल्टा माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और मोलर कंसंट्रेशन की बात करनी है ए के, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, अपॉन चेंज इन टाइम है तो वो भी क्या होगा, डेल्टा टी। ये हो गया हमारा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, अगर हमें रेट निकालना है तो। और सेम अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ हमने इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात करी थी इस रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा ये आर एवरेज। और इंक्रीज के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव आप लिखिए चाहे ना लिखिए वो एक ही बात होगी, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा आएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होंगे और कैपिटल बी आ जाएगा, क्योंकि हम बी के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इज द वे to represent the average rate of decrease in the concentration of reactant and increase in the concentration of product। जितने भी reactant या product हों उसका हम इसी तरह से ही representation करेंगे, ठीक है। एक reaction पे हम इसको apply करके देख लेते हैं कि अगर उस reaction के लिए हमें expression लिखना हो average rate of reaction का तो वो expression किस तरह से आएगा। Let's see, हम बात कर रहे हैं that we are writing expression of एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज की बात हो रही है। और कोई भी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, से हम ले लेते हैं CO प्लस 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट की रिएक्शन ले लेते हैं, CO प्लस NO2 जब भी कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट CO2 प्लस NO। सपोज़ ये अगर हमारे पास रिएक्शन है और हमें इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो देखिए समझिएगा ये कैसे आएगा। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो हमारा किस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, ये प्रोडक्ट है, हम पहले इसके लिए लिख रहे हैं, तो माइनस डिक्रीज़ होगा डेल्टा, और डेल्टा के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, और रिएक्टेंट हमारा क्या है CO अपॉन डेल्टा टी, जितने टाइम में भी वो चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है, ठीक है। और हमेशा होता क्या है, दैट शुड बी इक्वल टू द, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ CO एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन नहीं, डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CO will be equal to the rate of disappearance of NO2 upon delta T will be equal to the rate of formation of CO2। अब CO2 का जब फॉर्मेशन होएगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हम लिख भी सकते हैं साइन बना के, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव में वैल्यू होगी डेल्टा, और CO2 हमारा पहला प्रोडक्ट है, अपॉन डेल्टा टी, एंड अगेन दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अब बिना पॉजिटिव साइन के हम लिख रहे हैं डेल्टा और NO का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये चीज़ या ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, दैट वी शुड नो हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये सारे रेट एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी जितने रेट से CO डिसअपियर हो रहा होगा उतने ही रेट से CO2 बन रहा होगा, जितने रेट से हमारा NO2 डिसअपियर हो रहा होगा उतने ही रेट से CO2 और NO दोनों जो भी बन रहे हों वो सब बराबर बराबर होंगे। तो अगर हमें अब किसी एक का रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फॉर्मेशन निकालना है तो इसमें से अगर हमें एक वैल्यू पता है, कोई भी एक वैल्यू चारों में से पता है, तो हम दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से रिएक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन बनाते हैं या किस तरह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक और रिएक्शन ले लेते हैं जिसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, और वो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जिसको हम पूरा बैलेंस करके लिख रहे हैं कि जब 2 मॉलिक्यूल H2O2 के हम ले रहे हैं
तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन के आ रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन के आ रहा है। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है। अब ये रिएक्शन इसलिए चूज़ करिए क्योंकि इस रिएक्शन में कोफिशिएंट भी यूज़ हुए हैं। यहाँ पे भी 2 यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी 2 यूज़ हुआ है। अब ये रिएक्शन को पहले हमें समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन लिखने के लिए। अब इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोजेज तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है एट द सेम टाइम इंटरवल या इन द सेम टाइम इंटरवल। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज है इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ये प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो वो किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए ये कितने बन के आ रहे हैं हमारे, ये हमारा 1 मोल बन के आ रहा है और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 2 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 1 मोल की बात करेंगे 1 मोल के लिए, तो इसका हाफ, जो भी कंसंट्रेशन इसका हाफ है, वही डिसअपियर होगा। तो किस तरह से आ जाएगा? अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं तो इट विल बी डेल्टा और O2 का कंसंट्रेशन, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अपॉन डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। तो 1/2 हो गया और डेल्टा आएगा और उसके बाद H2O2 का कंसंट्रेशन आ जाएगा अपॉन डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ हो तो जब भी आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा तो वो 1/2 हो जाएगा। यही अगर हमें वाटर के लिए लिखना होता तो भी 1/2 लिख कर आता। कैसे? हम इसको एक दूसरी रिएक्शन में अप्लाई कर लेते हैं। एक और ले लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल कि अगर फॉर्मेशन ऑफ HI की बात हो रही है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है H2 और I2 एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इट गिव्स 2HI। ये रिएक्शन हम लिखते हैं। अब इसके लिए अगर हमें पूरी रिएक्शन के लिए लिखना है कि रेट एक्सप्रेशन कैसे आएगा, तो हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे 1 मोल ही है तो हमारा H2 जो है वो है रिएक्टेंट, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो हमने माइनस लिख दिया अपॉन H2 अपॉन डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू दिस और I2 और डेल्टा टी। मैंने इंटेंशनली एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दी, वो क्या? मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। तो अगर आप माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो आपके आंसर गलत होंगे और एक्सप्रेशन भी गलत होगा। तो माइनस का साइन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें डिक्रीज़ दिखाना है कि I2 का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होगा। दैट शुड बी इक्वल टू, अब ये 2HI है तो उसको हम किस तरह से लिख देंगे? 1/2 और कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन पर यूनिट टाइम। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये आज की क्लास का हम इतना ही बात रखते हैं कि हम किस तरह से रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसी तरह से उसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है और कोई मुश्किल नहीं है। जो रिएक्टेंट हो उसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, जो प्रोडक्ट है उनके साथ आप एक पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, और साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई कोफिशिएंट यहाँ पे लगा हुआ है तो वो 1/2 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा। वो रीज़न आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होगा। अब आज की क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम इतनी देर से नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आता है कि अगर आपने रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट किया और आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन एक थंब रूल है, कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी आप कैलकुलेशन करिए और रेट ऑफ द रिएक्शन अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो आपको पॉजिटिव में ही उसको लिखना है। फिर हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या आती है। अब यूनिट कैसे आएगी? देखिए आपने क्या लिखा, आर एवरेज लिखा, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा, इज़ इक्वल टू, सपोज ऊपर से हम ले लेते हैं कुछ भी, कि हमने लिखा था डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से लिखा है हमने। और यहाँ हमने क्या बात करी है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 की बात करी है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी। तो यहाँ ऊपर क्या आ रहा है? मोलैरिटी, और नीचे क्या आ रहा है? हमारा टाइम टेकन।
अब टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम कैन बी सेकेंड, टाइम कैन बी मिनट, टाइम कैन बी योर आवर, टाइम कैन बी योर डे, कैन ईयर, ठीक है ना। लेकिन हमें ईयर की बात ही नहीं करनी है क्योंकि हम मॉडरेटली रिएक्टिव रिएक्शंस के रेट की बात कर रहे हैं। और मोलैरिटी की हमें यूनिट पता है कि क्या होती है? मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, और लीटर हो जाएगा यहाँ नीचे। और टाइम, सपोज अगर टाइम हमारा सेकेंड में है तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? सेकेंड। और यूनिट क्या निकल के आई? मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, राइट। अब यही अगर सेकेंड ना होता, मोल पर लीटर तो कॉमन रहेगा, लेकिन अगर मिनट की बात हुई है तो यूनिट हो जाती मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। और यही अगर आर की बात होती तो मोल, लीटर इनवर्स और आर इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं किसकी? अगर हम किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल रहे हैं और हमें अगर यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो। अब इसी में एक चीज़ और कि अगर हमारे जो रिएक्टेंट हैं, मतलब एक रिएक्शन अगर हमारी है उसमें अगर हमारे गैसियस रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम पार्शियल प्रेशर लेंगे। और अगर पार्शियल प्रेशर लेंगे तो हम इंस्टेड ऑफ जो कंसंट्रेशन हमने मोलर कंसंट्रेशन ले रखा है उसकी जगह पे हम क्या लेंगे? हम पार्शियल प्रेशर या प्रेशर की यूनिट लेंगे। और प्रेशर की यूनिट हम क्या लेते हैं? ATM। तो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स यही यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी? इंस्टेड ऑफ मोल पर लीटर क्या आ जाएगा? ATM। ATM, मोल पर लीटर की जगह पे हमने ATM लिख दिया और सेकेंड इनवर्स, या फिर ATM और मिनट इनवर्स, ठीक है, एसेट्रा। जो भी अगर आर या डे की बात आ रही है तो उस हिसाब से हमारी यूनिट आ जाएगी। तो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव डन द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड वी अंडरस्टूड rate of reaction, and now we know how to write the expression for rate of the reaction. Thank you so much, children.